कंक्रीट हमने देखा था, और पॉलीमर कंक्रीट के 3 टाइप्स ऑफ द पॉलीमर्स वी हैव सीन. So once again, good morning, friends. Good morning, all. We are into the special concrete. Today we will be learning about the ferro cement, or the ferro cement concrete, you can call it as. Bit introduction I have given you in our last lecture. That this is basically, you can call it as a concrete, because we use certain mesh here, लाइक दी चिकन मेश है ना. हम हिंदी या मराठी में, हिंदी में उसको मुर्गा जाली करके बोलते हैं. हमको सबको मालूम है मुर्गा जाली बोलते हैं, तो वो मुर्गा जाली को चिकन मेश करके बोलते हैं. तो ये ऐसा कंक्रीट या ऐसा सीमेंट और फाइन एग्रीगेट सैंड, इसका जो मिक्सचर है, जिसको मॉर्टर बोलते हैं. एक्चुअली ये मॉर्टर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंक्रीट वेयर इन the aggregate is fine. So therefore that fine aggregate and the water, yeah, coarse aggregate, but with 10 or 15 10 MSA or 15 MSA का concrete, तो जिसमें जाली यूज करते हैं उसको बोलते हैं फेरो सीमेंट या फेरो सीमेंट कंक्रीट, यू कैन से. दिस इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट. रीइंफोर्स कंक्रीट में हम क्या करते हैं कि इन रीइंफोर्स कंक्रीट वी यूज द स्टील बार्स. ओके, स्टील रीइंफोर्समेंट स्टील बार्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर फ्रॉम 6 mm टू 32 mm 50 mm वगैरह इस डायमीटर के बार हम यूज करते हैं. ऑलवेज लिसन द थिंग्स वेरी केयरफुली विच आई टेल इन माय लेक्चर. ओके, मैं आपका टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं बोलता हूं. मैंने इसलिए डायमीटर ऑफ द बार रीइंफोर्समेंट में कौन सा यूज करते हैं, 6 mm, 6 mm से लेके तो 50 mm तक के, ये या कभी कभी उससे भी ज्यादा, लेकिन 50 mm से ज्यादा नहीं, बहुत कम जगह देखा है मैंने. तो ये डायमीटर के बार यूज करते हैं, उसको रीइंफोर्स कंक्रीट करके बोलते हैं. और रीइंफोर्स कंक्रीट क्यों क्यों व्हाई वी प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट, बिकॉज द कंक्रीट है इज वेरी गुड इन कॉम्प्रेशन. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी है. जब उसके ऊपर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट होती है तो इट इज वेरी, इट रेजिस्ट टू द कॉम्प्रेशन very well. It is very good in compression, but it is very bad in tension. I have told you, explained you why it is bad in tension, because there are inherent, inborn cracks at the transition zone in the concrete. So therefore, as we elongate the concrete को जैसे भी हम टेंशन देते हैं तो वो क्रैक अपने आप प्रोपोगेट होती है, बढ़ती है, और कंक्रीट फेल होता है, ब्रिटल हो जाता है. तो इसलिए कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है. लेकिन कंक्रीट तो हमें टेंशन मेंबर करके भी यूज करना है, क्योंकि हमको तो ऐसा नहीं है. तो इसलिए कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वी प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट. दैट रीइंफोर्समेंट इज इन द फॉर्म ऑफ द बार्स, 6 mm बार टू अबाउट 50 mm बार डायमीटर, और वो भी टॉर स्टील, ट्विस्टेड स्टील रहता है ना, वो बॉन्डिंग के लिए. तो जब ऐसे रीइंफोर्समेंट में, रीइंफोर्समेंट की जगह जब when the mesh is used, when a jali is used, then that type of the concrete is called as the ferro cement concrete. Okay, but this jali does not 100% replace the steel reinforcement. Okay, the bar reinforcement, ये जनरली ये कोई बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल स्टील करके यूज नहीं करते इसको. इसको सिर्फ सरफेस जो है, ये कंक्रीट के सरफेस के क्रैक्स, यानी जैसे अभी हमने ये देखा था तुम्हारा फाइबर्स, तो वो फाइबर जिसके लिए यूज करते हैं, ऑलमोस्ट फॉर द सेम पर्पज वी यूज दिस जाली. ओके, द रीइंफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड मल्टीपल लेयर्स ऑफ द मेश और फाइन रॉड्स कंप्लीटली सराउंडेड बाय सीमेंट mortar. This is what is ferro cement. Ferro cement is much thinner than reinforced concrete. Okay, we will see later on, you will understand better as we move further its uses. So it is much thinner than the reinforced concrete. The mesh can be formed to any shape without any conventional form and then plastered
और mortared by hand or shotcreting। तो ये जो जाली है, ये जो मेश है, ये मेश हम किसी भी शेप में बना सकते हैं, और वो शेप के दोनों बाजू में आइदर कंक्रीट की छपाई या मॉर्टर की छपाई करके हम जैसा शेप चाहिए उस शेप का कंक्रीट बना सकते हैं। एक तो छपाई करके, या फिर हम उसको पंप से वगैरह कंक्रीट करके वी कैन गिव एनी शेप to this ferro cement concrete. But what is the basic ingredient of the ferro cement? Is the mesh. Okay, so therefore where it is used then? Now I will be supporting my lecture with the photographs, so you'll understand it better. The manufacturing process is labor intensive. ये जो फेरो सीमेंट है इसमें लेबर की जरूरी ज्यादा लगती है, एंड देयरफॉर फेरो सीमेंट इज रादर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। ठीक है, जैसे ये यहाँ बताया गया है कि कहीं तो भी एक आधी जमीन के नीचे एक आधी टाकी बनाना है, तो ये ऐसी बाजू में जाली बना लिया, एक तो चिकन मेश या दूसरी 6 mm 8 mm 10 mm के लिए रिइंफोर्समेंट की जाली, और वो जाली को बाद में एक तो कंक्रीट जो कोर्स एग्रीगेट का है उससे छपाई किया, या मॉर्टर से छपाई करने के बाद में हमने जो कंक्रीट या जो सरफेस बनाया उसको हम फेरो सीमेंट करके बोलते हैं। इट्स यूज इज स्पेशलाइज्ड। इसका यूज कहाँ पे है फिर फेरो सीमेंट का? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बोट्स, यानी जिस साइज का हमें कंपोनेंट बनाना है, अदर दैन यानी स्ट्रक्चरल मेंबर, यानी जैसे कॉलम, बीम, स्लैब्स, इसमें नहीं ज्यादा यूज करेंगे हम इसको। ये सिर्फ कहाँ यूज किया जाता है? कहाँ जहां पे अलग अलग शेप के हमें कुछ कंटेंट कुछ बनाना है, जैसे कंक्रीट की बोर्ड बनाना है छोटी सी, कुछ मोबाइल होम्स बनाना है ना, ट्रांसपोर्टेबल होम्स। आजकल ऐसा कंसेप्ट है कि भाई छोटे छोटे होम घर बना के वो इधर से उधर ले जा सकते हैं, हल्के हो, यानी उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं रही तो चलेगी, लेकिन वो हल्का फुल्का रहना चाहिए इधर से उधर। स्विमिंग पूल्स, जैसे ये यहाँ पे स्विमिंग पूल टाइप बन रहा है। सीलोज, है ना, कोई जिसको हम ऐसी जो टाकी बोलते हैं वो टाकी टाइप। सीलोज मीन्स द टैंक्स, वर्टिकल टैंक्स वेर इन वी कैन स्टोर आइदर द सीमेंट और द शुगर और द ग्रेन्स, है ना। हमारे घर में धान या अनाज रखने के लिए जो जगह रहती है जो बनाते हैं हम कूड़े का, उसको सीलोस करके बोलेंगे हम। तो ये ऐसे सीलोस बनाना है तो उसको वाटर टैंक्स एंड द क्यूअर्ड रूफ्स, यानी पहले से बनाए हुए जो छत है वो हम पहले से ये जाली का यूज करके बनाएंगे और उसको जहां जगह है वहां डाल देंगे। These uses are reflection of the high tensile strength to mass ratio, यानी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू मास रेशियो, यानी मास बहुत कम है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गई है, एंड ऑफ सुपीरियर रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जाली रहती है तो वो जाली क्या करती है, इट एक्ट्स एज ए फाइबर एंड इट रेजिस्ट द क्रैकिंग ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट, ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ द cement and water paste. Up till now all of you must have been expert or must have got why there is a volume change in the concrete. बार बार we use the word volume change. Okay, volume change is there in the concrete, that is the shrinkage of the concrete, that is the shrinkage of the due to the shrinkage of the cement, and that the cement shrinks ड्यू टू दी हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। सीमेंट एंड वाटर की जो केमिकल रिएक्शन है वो हाइड्रेशन के कारण सीमेंट श्रिंक होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन होता जरूर है श्रिंक। तो उसके कारण जो कंक्रीट में दरारें आती है, बारीक क्रैक्स आती है, माइक्रो क्रैक्स, क्योंकि कहीं भी कोई भी सिविल स्ट्रक्चर में क्रैक आना, उससे क्या होता है फिर हमारा स्ट्रक्चर ऑलवेज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, पानी को एक्सपोज्ड है, हवा को एक्सपोज्ड है, धूप को एक्सपोज्ड है, तो धीरे धीरे फिर वेदरिंग के कारण वो क्रैक बढ़ते जा सकती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी, स्ट्रेंथ भी कम होगी। सो देयरफॉर द फेरो सीमेंट हेल्प्स इन रेजिस्टिंग द क्रैकिंग कंपेयर्ड विद द रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, क्योंकि रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में क्या है, रिइंफोर्समेंट
कंक्रीट के अंदर रहता है, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे धीरे धीरे आइदर इन यूर सॉम, और आगे में आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी वगैरह, सॉरी आरसी करके है, रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, तो उसमें रिइंफोर्समेंट का लोकेशन ये अंदर रहता है। और ये जो हमारी फेरो सीमेंट में जाली रहती है ये सरफेस पे रहती है, तो इसलिए इसमें क्रैकिंग कंट्रोल किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। जैसे ये अभी ये आपको ये दिख रहा है, पानी की टाकी बोलो या ऐसा हंडा, है ना। आप लोगों ने बहुत यहाँ पे नागपुर में इस बार गणेश विसर्जन में इस टाइप के हंडे रखे थे बड़े बड़े। ये लोगों ने में नदी पे या तालाब में गणपति विसर्जन ना करे और ऐसे हंडे में करे। तो ऐसा हंडा जो बनाते हैं वो फेरो सीमेंट का बनाया है, कि जाली से पहले ये शेप बना लिया और उस जाली के ऊपर और नीचे में either the cement and the sand mortar is pasted from inside or outside, or maybe some 5 to 10 mm aggregate is also, if used, it is also good, because aggregate also always helps in reducing the shrinkage. So therefore, if it is used in this way, the ferro cement is used to produce the concrete members of various shapes, okay, like the boats we have seen earlier, like these tanks or the takis. मॉर्टर जो रहता है इसमें मैट्रिक्स है ना, मॉर्टर मिक्स, मैट्रिक्स का अभी कंक्रीट में धीरे धीरे आपको, मैट्रिक्स मींस द वेट कंक्रीट, द मॉर्टर मैट्रिक्स is the Portland cement or Portland pozzolana cement plus well graded sand plus small size gravel, ठीक है, 5 से 10 mm की, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ द मेश। ए सैंड टू सीमेंट रेशियो ऑफ 1.5 to 2.5 by mass, water cement ratio 0.35 to 0.55 by mass, and this concrete occupies 95% of the total volume of the ferro cement. जो भी बचा हुआ 5% है is being occupied by the jali, by that mesh. Okay, I think all of you must have understood what is ferro cement, what are its ingredients, what are its uses or where are its uses, what is the mixed proportion. It is very important because it is not only important from your knowledge point of view, but also important from your exam point of view also, because short notes are asked. So if you understand in the lecture, you can write it very well on your own. Okay, so this is all its content, and as I have told you, the another content is the mesh, the various types of the meshes, wide variety of the reinforcing mesh material ranging from the chicken wire और द वूवन और इंटरलॉकिंग, है ना, चिकन मेश जिसको बोलते हैं, मुर्गा जाली, हम ये बहुत हमें दिखती है हमारे बाजार में, उस टाइप से, या ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ द मेशेस आर शोन हियर, और द वेल्डेड स्टील मेश, जनरली स्टील जो यूज करते हैं वो 4 mm to 6 mm का उसका स्टील करते हैं, एक आधे बार 8 mm का भी यूज कर सकते हैं, 10 mm का भी यूज कर सकते हैं जाली बनाने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से जाली बनाते हैं, एंड जनरली इट इज पुट एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंक्रीट, द सरफेस विच इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर और विच मे बी एक्सपोज टू अनदर साइड ऑफ द वॉल और द बीम, उसमें ये जनरली यूज करते हैं। और इसका बेसिक पर्पस क्या है कि ये जो हम प्लास्टर वगैरह करते हैं या बाहर का जो कंक्रीट का एक्सपोज्ड सरफेस है, वो एक्सपोज सरफेस में क्या होता है कि इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, देयरफॉर द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इवेपोरेट्स द वाटर फ्रॉम द कंक्रीट सरफेस, एंड ड्यू टू लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द कंक्रीट सरफेस देयर इज श्रिंकेज, ठीक है, उसको प्लास्टिक श्रिंकेज बोलते हैं, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स हमने पढ़ा है पहले। तो वो क्रैक को कंट्रोल करने के लिए उसको कंक्रीट श्रिंक ना हो, यानी श्रिंक तो होगा ही, लेकिन श्रिंक होते होते उसमें क्रैक्स होती है, तो उसको यदि पकड़ के रख दिया, उसको श्रिंक नहीं होने दिया विद द हेल्प ऑफ दिस जालीज, देन
that concrete surface can be made as waterproof as possible or as crackless as possible. तो वेल्डेड स्टील मेश यूज करते हैं. एक्सपांडेड मेटल लेथ, यानी अगेन ए टाइप ऑफ द मेश. पंच्ड और परफोरेटेड शीट्स, हाँ ठीक है. पंच्ड यानी एखादे शीट जो है पूरी स्टील की शीट है, लेकिन उसको यदि छेद छेद कर दिए, हमने पंचिंग किया है ना. बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे हम पेपर को वो पंच करते हैं, हमारे पंचिंग मशीन रहती है अपने पास में, उससे पंच करते हैं. तो वैसे ही एखादे स्टील शीट को पंच किया और उसमें छेद ऐसे निर्माण प्रोड्यूस किया हमने बड़े बड़े डायमीटर के, तो वो भी एक परफोरेटेड शीट जैसी बनेगी या एक मेश जैसी बनेगी. तो उसको भी हम वी यूज फॉर द फेरो सीमेंट. नाउ वी आर मूविंग फ्रेंड्स इनटू द अनदर and the latest concrete, okay, in line with all these concretes, the pumped concrete. It is a modern day concrete, you can say. Nowadays concreting is not done in the bigger structure, in the important structure, by the with the help of the labor, with the help of the manual, taking in the panels or the gamelas and putting it. Nowadays the concrete is being done with the help of the pumps, or it is called as the pumped concrete. So kya hai, what are the specialities of this concrete? The concrete can be transported by means of the pumping through the pipelines over a quite large distances to a locations which are not easily accessible by other means. So in pumped concrete, as the name is pumped concrete, so concrete is being pumped as we pump the water, है ना. पानी को जैसा पंपिंग करके हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली ले जाते हैं, कहीं तो भी जो एखादा तालाब या जो डैम रहता है वो गांव के बाहर रहता है, 2-4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर. नागपुर को जो पानी का सप्लाई करता है वो तो नागपुर से 80 किलोमीटर दूर है. तो वहां से पंप से पानी आता है भाई नागपुर में, ये आपको मालूम है कि मालूम, पेंच प्रोजेक्ट से पाइप से पानी आता है. तो पाइप से ऐसे ही थोड़ी आता है, पंपिंग से आता है. तो वैसे ही कंक्रीट जो है, जो कंक्रीट पाइप से किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ द पंप्स, मींस पंपिंग, पंप से हम क्या करते हैं, उसको प्रेशर देते हैं, फोर्स देते हैं, सो दैट कंक्रीट शुड मूव नॉट ओनली हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टल नहीं लेकिन वर्टिकल भी. Okay, so in both direction the concrete is being moved, the concrete is being transported and placed. So two things are there, transportation of the concrete as well as placing of the concrete, and where the locations which are not easily accessible by other means, ऐसे जगह पे कि जहां पे हम मैन्युअली जाके कंक्रीटिंग करना बहुत कठिन है. ऐसे बहुत जगह रहते हैं कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं या बताया भी होगा कि एक आधा डैम रहता है, डैम, वो डैम में गेट रहते हैं, गेट आपने देखा होगा, वो एक तो कर्व्ड गेट्स रहते हैं, नहीं तो वर्टिकल गेट्स रहते होंगे. आपने बहुत सारे डैम्स देखा होगा. और अभी बरसात में तो वो गेट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर से पानी बहता है. वो गेट जिस स्लॉट में से घूमते हैं, है ना, वो गेट का बहुत स्लॉट है ना, जो खाचा रहता है, वो स्लॉट में गेट का मूवमेंट होता है ऊपर नीचे. वो स्लॉट में कंक्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे आपका फॉर्म वर्क बहुत छोटा सा रहता है, जगह नहीं रहती है, रीइंफोर्समेंट बहुत डेंस रहता है वहां पे. तो वहां घमेले से कंक्रीट करना इज वेरी डिफिकल्ट. सो दे आर सच पम्प्ड कंक्रीट and also the self-compacting concrete that we have seen earlier. Such concretes are done nowadays. Okay, this is all the latest concrete. ये यहाँ पे आपको इसलिए स्लाइड पे या आपके मोबाइल होगा तो मोबाइल के ऊपर आप कितना दिखता है मुझे मालूम नहीं है ना. तो उस पे आपको दिख रहा होगा कि और ये नागपुर में भी मेट्रो में आपको बहुत जगह दिखा होगा. अभी जो मेट्रो है बहुत बड़े बड़े मॉल्स हो रहे हैं, तो वहां कहीं
ऐसा इससे कंक्रीट नहीं होता है कि मैन्युअली ला रहे हैं, लगे तो ट्रांजिट मिक्सर लाके पंपिंग से कंक्रीट होता है। पंप रहता है, अभी आगे में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ द पंप। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ एरो यदि आपको दिख रहा होगा तो ये यहाँ पे पंपिंग पंप है लगाया हुआ। तो ये ट्रांजिट मिक्सर से कहीं से तो भी वो पंप में जिसकी हंडी रहती है, हॉपर बोलेंगे उसको, या वो हंडी में कंक्रीट डालते हैं और पंप से उसको प्रेशर दिया जाता है, और ये प्रेशर से ऐसा ये पाइप से कंक्रीट देखिए कितना ऊपर गया, और वहां से फिर जैसे क्रेन हम ऑपरेट करते हैं वैसा ये पाइप जहां चाहिए वहां डाल सकते हैं, कंक्रीटिंग किया जाता है। बहुत आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और जो कंक्रीट करने को पहले 8-8 10-10 दिन 15-15 दिन लगते थे, तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, पंप कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट, आरएमसी प्लांट जो है, उससे ये बिल्कुल 1 दिन 2 दिन 3 दिन में काम हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज द पंप कंक्रीट। क्या रहता है इसमें? द सिस्टम कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ ए हॉपर, ये जैसा हॉपर है, हॉपर हंडी ऊपर की, हॉपर यानी जैसे चक्की में ऊपर में जो जिसमें अनाज हम डालते हैं उसको हॉपर बोलेंगे, तो वैसे हॉपर रहता है, इनटू विच द कंक्रीट इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द मिक्सर। मिक्सर से कंक्रीट इसमें डाला जाता है, वो फिर मिक्सर रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से, ट्रांजिट मिक्सर से लाके भी हम इसमें डाल सकते हैं। ये एक पंप रहता है, एक कंक्रीट पंप। सो हॉपर, हॉपर में मिक्सर से कंक्रीट डाला, फिर ये कंक्रीट पंप, ठीक है, ये पंप ये कंक्रीट को ढकेलने का काम करता है इसके पिस्टन से। टू टाइप्स ऑफ द पंप्स आर देयर, वी विल बी ट्राइंग टू लर्न इन द ड्यू कोर्स। और पाइप्स थ्रू विच द कंक्रीट इज पंप्ड, है ना। तो ऐसे यदि कंक्रीट करना है तो ऐसे कंक्रीट को क्या क्वालिटी चाहिए ये आप अभी अपने दिल से बता सकते हैं, यानी मैंने बताने के पहले कि भाई ऐसा कंक्रीट करना है तो जो पंप में से जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, यानी आपके नॉलेज के लिए, कि लगभग ऐसे जो पंप्ड कंक्रीट है वो आज दुनिया का जो रिकॉर्ड है लगभग 4 किलोमीटर तक के पंपिंग किया है कंक्रीट। यू विल नॉट बिलीव that the pumping of the concrete is being done horizontally for 4 kilometers, okay, and vertically for 30 to 50 meters, 30 40 50 मीटर, है ना, 3 मीटर का एक मजला रहता है, तो 10 मजले तक के हम कंक्रीट ऊपर में चढ़ा सकते हैं। ऐसे पंप्स आज हमारे पास में अवेलेबल है ना। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, मैंने आपको बताया बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, उसकी हाइट 500 मीटर है, आधा किलोमीटर से भी ज्यादा है। आप नेट पे देखिए उसकी हाइट, इट्स हाइट इज मोर देन हाफ किलोमीटर। सो in this case the pumped concrete is being used. So 3 things are needed. First is the hopper, second is the pump, and third is the pipe. The pumps are of two types of the pump, है ना। एग्जाम में आता है तो 7-8 मार्क के लिए आता है, तो उस मैं तो आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन इसमें आपने छोटा थोड़ा 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 लेते लेते एग्जाम में लिखना है। आपके नोट्स में भी मैंने काफी दिया है। 2 टाइप के पंप है। द फर्स्ट पंप इज हॉरिजॉन्टल पिस्टन टाइप और द डायरेक्ट एक्टिंग पंप, ये यहाँ पे जैसे बताया है, विथ सेमी रोटरी वॉल्स। ये यहाँ पे सेमी रोटरी वॉल्स, ये वॉल यहाँ पे रहता है, एक इनलेट वॉल रहता है हॉपर में कंक्रीट डालने के बाद में। ये इनलेट वॉल से ओपन करते हैं ना, चक्की में आटा पीसते हैं हम, तो ऊपर में वो अनाज डाला, गेहूं तुम्हारा चावल बोलो या ज्वारी जो भी डाला, तो ये एक स्लॉट, एक वॉल रहता है, उसको ओपन किया तो चक्की के अंदर जो जाते रहते हैं जिसमें ग्राइंडिंग होता है उस पर गिरता है, उस टाइप से यहाँ पे वॉल रहता है। वो हॉल ओपन किया कि ये कंक्रीट हॉपर से ये पंप में आता है, बहुत बड़ा पंप रहता है। और ये पंप में ये यहाँ पे पिस्टन रहता है लगा हुआ, ये पिस्टन रोटरी अरेंजमेंट से रहता है, रोटेट ये होता है, तो इसका रोटरी मूवमेंट इज ट्रांसफर्ड इनटू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, आगे पीछे होता है।
जब आगे जाके ढकेलता है ये इसमें से कंक्रीट आने के बाद में, तो ये जो वॉल है, ये वॉल ओपन होता है, ये यहाँ पे दिख रहा है वॉल, और ये वॉल ओपन होता है तो ये कंक्रीट जो नीचे गिरता है, ये फोर्स से ये पाइप में से आगे ढकेला जाता है, और ये प्रोसेस रेगुलर कंटिन्यूअस चालू रहती है। कंक्रीट अंदर गिरता है, ये ढकेलता है, तो आगे के कंक्रीट को पुश मिलता है, सब कंक्रीट आगे आगे जाता है। ठीक है, so this is nothing but a horizontal piston type. Concrete is fed into the pump by gravity and also partly by suction due to the movement of the piston. कंक्रीट इसमें ग्रेविटी यानी ये स्लॉट ओपन किया तो नीचे आता है, और ये जैसा पाइप पीछे जाता है, जैसे पीछे गया तो इसमें सक्शन होता है, निगेटिव प्रेशर, तो ये कंक्रीट नीचे में खींचा जाता है। व्हाइल द वॉल्स ओपन, यानी ये जो वॉल है ये ओपन होते हैं intermittently so that the concrete moves in the series of the impulses, but the pipe always remains full. पाइप फुल रहता है क्योंकि वो बीच में रुक गया है, एयर जैसे पंप में एयर ब्लॉक आ गया तो रुक जाता है पानी हमारे घर का पाइप का, तो इसमें एयर ब्लॉक नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूअस कंक्रीट इसमें बहते ही रहना चाहिए। तो ये पिस्टन इसको पुश करते जाता है, ये कंक्रीट आगे आगे जाता है। The use of the two pistons produces a steadier flow. ऐसे दो पिस्टन रहते हैं, यानी वो दोनों अपने ढकेलने का काम कंटिन्यूअस करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। टू टाइप्स ऑफ दिस मिक्सर्स और टू टाइप्स ऑफ दिस पंप्स आर देयर। वन इज द हॉरिजॉन्टल पिस्टन टाइप, इसका आउटपुट है 60 मीटर क्यूब पर आवर, एक घंटे में 60 मीटर क्यूब काम करता है ये एक पंप। ठीक है, ऐसे आपने 10 पंप लगाए तो 600 क्यूबिक मीटर का काम आपका होगा, लेकिन उतना कंक्रीट प्रोड्यूस भी होना चाहिए। सो 60 मीटर क्यूब पर आवर कैन बी अचीव्ड थ्रू 220 मिलीमीटर डायमीटर पाइप। 220 यानी 22 सेंटीमीटर डायमीटर के पाइप में से जाता है। कितना बड़ा पाइप होगा आप सोच सकते हैं, इसके ऊपर से लगभग 1 फीट का पाइप। कंक्रीट कैन बी मूव्ड अप टू अबाउट 450 मीटर हॉरिजॉन्टली, यानी एक पंप से लगभग आधा किलोमीटर कंक्रीट हम ढकेल सकते हैं, और 40 मीटर वर्टिकली। मैंने अभी आपको बताया 30-40 मीटर वर्टिकल मूवमेंट कर सकता है ये पंप। तो 450 मीटर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ट्रांसपोर्ट कर सकता है, प्लेस कर सकता है, या 40 मीटर वर्टिकल कर सकता है। अभी दूसरे टाइप का पंप है, इसको बोलेंगे स्मॉल पोर्टेबल पंप, which are called as the squeeze pump। ठीक है, पहला पिस्टन पंप, दूसरा स्क्वीज पंप। कंक्रीट प्लेस्ड इन द कलेक्टिंग हॉपर, ये जैसा ये कलेक्टिंग हॉपर है, ये कलेक्टिंग हॉपर में कंक्रीट प्लेस किया जाता है with the help of the again the mixer in this hopper, collecting hopper में, and is fed by the rotary blade। ये जैसे ये रोटरी ब्लेड है, ये ब्लेड घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, ये रोटरी ब्लेड ये कंक्रीट को आगे में ढकेलते हैं पाइप में। ठीक है, फिर आगे में और इसको रोटेटिंग रोलर्स है, और ये रोटेटिंग रोलर ये कंक्रीट की मूवमेंट आगे में, जहां हमारे डिलीवरी पाइप है, डिलीवरी होज बोलेंगे या डिलीवरी पाइप, अंडर प्रेशर दिस प्रोसेस continues and the concrete flow continues। Okay, so with the help of the vacuum of about 600 millimeters of mercury, the vacuum ensures that except when being squeezed by the roller, these rollers, the pipe shape remains cylindrical and thus permits a continuous flow of concrete। ठीक है, यानी कंक्रीट का फ्लो यदि कहीं रुक गया, क्योंकि कंक्रीट है, उसका फ्लो रुक गया तो वो सेट होते जाएगा, और पाइप में सेट हो गया तो फिर वो पाइप में से निकालना बहुत कठिन है। फिर हार्ड कंक्रीट टू रिमूव फ्रॉम द पाइप इज वेरी डिफिकल्ट। सो टू रोटेटिंग रोलर्स प्रोग्रेसिवली स्क्वीज, इस टू रोटेटिंग रोलर्स प्रोग्रेसिवली स्क्वीज करना है ना, आगे ढकेलना द फ्लेक्सिबल पाइप एंड दस मूव द कंक्रीट इनटू डिलीवरी पाइप। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल पाइप में से ये डिलीवरी पाइप में ये कंक्रीट स्क्वीज यानी खींचा जाता है। स्क्वीज पंप्स, इसलिए इसका नाम स्क्वीज पंप है, आर ऑफन ट्रक माउंटेड, ये ट्रक के ऊपर लगाए रहते हैं,
may deliver concrete through a folding boom. जैसे हमने अभी इसके पहले देखा था वो फोटो कि वो बूम जो रहते हैं, बूम वाले क्रेन वाले पाइप, तो वो फोल्डिंग बूम में से यदि हमको पंपिंग करना है या कहीं एक आधे साइट के ऊपर में पंपिंग करना है, तो वहां पे जो पंप यूज किया जाता है, स्विच पंप किया जाता है ना। फिर से मैं आपको बोलता हूँ, जो मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था कि हम सिविल इंजीनियर हैं, हम कोई भी चीज देखे बगैर या देखे सिवाय समझ नहीं सकते। हमारा कोई थियोरेटिकल ये नहीं है, एक आधे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा काम नहीं है कि कंप्यूटर पे कर लिया। हम जब तक आंखों से कंक्रीट देखते नहीं है, जब तक हम आंखों से कंक्रीट पंपिंग कैसा होता देखते नहीं है, एखादा प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाता है या क्या करता है, तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते। तो इसलिए आप भी, आपके आजू बाजू कहीं एखादा बड़ा कंक्रीट वर्क चालू है तो आप जरूर आते जाते विथ ऑल द कोरोना केयर जरूर देखते जाइए, तो तभी आप सीखते जाएंगे, है ना। तो ये ऐसे पंप आजकल नागपुर में तो भी, या नागपुर से और कोई छोटे बड़े शहर हो गए, यहाँ पे रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट है और बहुत बड़े काम चालू है, तो वहां ये पंप यूज करते हैं। मॉल्स में वगैरह बहुत बड़े स्ट्रक्चर जो है, आउटपुट्स ऑफ अबाउट 20 मीटर क्यूब पर आवर, इसका आउटपुट है 20 मीटर क्यूब पर, क्योंकि छोटे रहते हैं ये यानी पोर्टेबल रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले ट्रक माउंटेड रहते हैं, तो इसलिए इसका आउटपुट 20 मीटर क्यूब पर आवर है। कैन बी ऑब्टेन्ड, इसका पाइप डायमीटर भी 75 mm है और 90 मीटर तक के हॉरिजॉन्टली या 30 मीटर तक के वर्टिकली इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस टाइप से ये these pumps are there, squeeze pump, and the first we have seen is the piston pump. ये rotating ब्लेड्स है, ये कलेक्टिंग हॉपर है, इसमें कंक्रीट प्लेस किया जाता है, पुट किया जाता है मिक्सर से, इसमें रोटेट होता है, ये रोटेट ब्लेड्स ये पाइप में कंक्रीट को ढकेलते हैं, पंपिंग ट्यूब, और फिर यहाँ पे ये रोटेटिंग रोलर्स है जिसको स्क्वीजिंग या वैक्यूम पंपिंग चेंबर है, इसके अंदर एयर प्रेशर इज निगेटिव, एयर प्रेशर इज लो। तो ये निगेटिव प्रेशर के कारण क्या होता है कि ये इसमें ये कंक्रीट आया कि इट इज स्क्वीज किया जाता है, और स्क्वीज करके इसको डिलीवरी पाइप में या डिलीवरी होज में फोर्स किया जाता है टू एंटर एंड अगेन टू मूव फर्दर to a distance of about 90 to 100 meters and to the height of about 30 meters। ठीक है, 90 मीटर तक के हॉरिजॉन्टली इसको ले जा सकते हैं, और 30 मीटर यानी 10 माला, 3 मीटर का एक फ्लोर जनरली रहता है, तो 10 माले यानी 10 फ्लोर्स द कंक्रीट कैन बी पम्प्ड। ओके, सो इफ वी अरेंज सच squeeze pumps from floor to floor, so we can take the concrete to any height. Okay, with the help of the squeeze pumps or with the help of the piston pump. Also nowadays we have seen earlier the concrete is being placed with the help of the cranes, etc. So therefore the concrete technology is advanced so much, not only in the material development other than the three materials, cement, water and the aggregate. The fourth is admixtures, inevitable admixtures nowadays. For the latest day concrete, the admixtures is playing a vast role in giving various types of the concretes, but as well as the methodology. अभी इक्विपमेंट इतने डेवलप हुए हैं, है ना, अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसमें मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स इज बीइंग यूज्ड। अभी आपको कोई हर जगह जाके बटन दबाने की जरूरत नहीं है, कहीं तो भी आप घर में भी बैठे रहे और आपके पास में लैपटॉप और सब रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, तो आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल कर सकते हैं, भला इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। द मिक्स रिक्वायर्ड फॉर द पम्प्ड कंक्रीट मस्ट नॉट बी हार्श और स्टिकी। ये बहुत हार्श नहीं रहना चाहिए, यानी कोर्स एग्रीगेट बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए,
और बहुत स्टिकी भी नहीं रहना चाहिए। स्टिकी यानी बहुत सीमेंट भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए, या सीमेंटिशियस मटेरियल। सीमेंटिशियस मटेरियल यानी सीमेंट प्लस द फ्लाई ऐश, ये भी बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। बहुत स्टिकी रहेगा तो पाइप को चिपक जाएगा, और बहुत हार्श रहेगा यानी इसमें यदि फाइन मटेरियल कम रहेगा तो ये पाइप को घिसते जाएगा, और पाइप को घिसेगा तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये कंक्रीट की, और वेलोसिटी कम होगी तो ज्यादा फोर्स लगेगा, और कहीं एक आधे बार कंक्रीट रुक गया, सेट हो गया, तो बहुत कठिन होगा। इसलिए हार्श नहीं रहना चाहिए, यानी कोर्स एग्रीगेट ज्यादा नहीं रहना चाहिए साइज में, वेल ग्रेडेड रहना चाहिए, और बहुत ज्यादा सीमेंट एंड सीमेंटिशियस मटेरियल भी नहीं, नॉर टू ड्राई, ज्यादा सूखा भी नहीं रहना चाहिए, नॉर टू वेट, है ना। तो जनरली अभी आगे में हम देखेंगे कि इसका स्लम्प हम जनरली 100 mm के स्लम्प का रखते हैं, ठीक है ना। वर्केबिलिटी उतनी रखती है with the use of the admixture, not with the use of the additional water. Consistency is critical. Consistency means again the homogeneity, cohesiveness, and the flowability. Three things in consistency. Homogeneous concrete, flow अच्छा रहना चाहिए, no segregation, cohesion, as well as the flowability. और बाकी तो फिर है उसको सेल्फ कॉम्पैक्टिबिलिटी या फिनिशेबिलिटी, लेकिन कंसिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट की या किसी भी मटेरियल की, कंसिस्टेंसी इज क्रिटिकल, आर नेसेसरी टू अवॉइड एक्सेसिव फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन द पाइप with too dry mixes or segregation with too wet mixes. A slump between 40 to 100 mm, जनरली 75 mm से ज्यादा ही स्लम्प रहता है। हॉरिजॉन्टल है सिर्फ तो थोड़ा कम स्लम्प रख सकते हैं, लेकिन वर्टिकल है तो हमें स्लम्प 100 mm का रखते हैं। वही स्लम्प को जो वर्केबिलिटी गिनता है उसका ही कॉम्पैक्टिंग फैक्टर में यदि हमें चाहिए तो 0.9 to 0.95 कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, और वीबी टाइम टेस्ट हमने वर्केबिलिटी की देखा था, उसी को यदि वीबी में चेक करते हैं तो 3 to 5 सेकंड रहना चाहिए। ऑल द थ्री आर नथिंग बट द मेजर्स ऑफ वर्केबिलिटी, ठीक है। मैं बार बार ये चीजें आपको तभी ध्यान में आएगी जब आप उसको फिर से थोड़े रिवाइज करते जाएंगे, या वो टर्म और वो प्रोसेस से आप कॉन्वर्सेंट होते जाएंगे। पंपिंग कॉजेस पार्शियल कॉम्पैक्शन ऑल्सो। पंपिंग का और उपयोग क्या है, क्योंकि पंप होता है तो उसके कारण कॉम्पैक्शन भी हो जाता है, पार्शियल कॉम्पैक्शन, सो दैट एट डिलीवरी, यानी पाइप से जब होज पाइप से यानी पंपिंग होने के बाद में जो पाइप से कंक्रीट जाता है और जब बाहर निकलता है, द स्लम्प में भी डिक्रीज बाय 10 to 25 mm, क्योंकि पंपिंग में कॉम्पैक्ट होता है ना, ढकेलता है वो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को साथों साथ, तो उसमें उसकी स्लम्प थोड़ा कम हो सकता है, वर्केबिलिटी कम हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा इनिशियली थोड़ी वर्केबिलिटी या थोड़ा स्लम्प आपको ज्यादा रखेंगे, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट, whatever slump that has been lost or decreased, that can be compensated by initially keeping more slump, more workable concrete. The percentage of fines is important, fine and a fine aggregate, or the cement and the fly ash is important, since too little causes segregation, यानी बहुत कम रहे फाइन्स तो सेग्रीगेशन हो सकता है, सेपरेशन ऑफ द ऑल इंग्रेडिएंट्स, एंड टू मच यानी ज्यादा फाइन्स है तो कॉजेस अनड्यू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ब्लॉकेज ऑफ द पाइपलाइन, ठीक है। बहुत ज्यादा फाइन डाल दिए तो उसके कारण भी वो जल्दी हार्ड हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फाइन यानी फिर से फाइन एग्रीगेट और सीमेंट एंड दी फ्लाई ऐश, तो वो ब्लॉकेज हो सकता है। सो देयरफॉर वी नीड मिनिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस against the pipe walls and a minimum content of voids within the mix
is achieved when there is a continuity of aggregate grading, है ना. बहुत important है grading of the aggregate. Aggregate should always be in all type of the concrete well graded aggregate. ठीक है, well graded यानी aggregate में all sizes of the aggregates are needed, so that the voids in the larger aggregate will be filled by the smaller, voids in smaller by filled by the again smaller, again by the fine, again by the cement and the water paste. As well as this well gradedness of the aggregates, not only the coarse but the fine also, helps in reducing the friction. ये aggregate फिर अपने आप ही अपने साथ ही फ्लो होते रहेंगे. तो जो कंक्रीट की जो पाइप से हम ले जा रहे हैं होस पाइप से, वो होस पाइप में फ्रिक्शन कम होगा यदि वेल ग्रेडेड है. ठीक है. मैक्सिमम एग्रीगेट साइज शुड बी एज फार एज पॉसिबल 20 mm, 20 mm से रहता है. ऑप्टिमम मिनिमम फाइन एग्रीगेट कंटेंट लाइज बिटवीन 35 to 40% ऑफ द टोटल एग्रीगेट. फाइन एग्रीगेट कितना रहेगा? टोटल एग्रीगेट के 35 to 40 mm%, यानी बचा हुआ जो है वो कोर्स एग्रीगेट रहेगा. द मटेरियल फाइनर देन 300 माइक्रोन शुड प्रेजेंट 15 to 20% ऑफ द मास ऑफ फाइन एग्रीगेट, है ना. ये कुछ चीजें धीरे धीरे ध्यान में आएगी. 300 माइक्रोन से जो भी फाइन है, 300 माइक्रोन अभी बोलने के बाद में 300 माइक्रोन की सीयू जो है, उससे भी जो फाइनर मटेरियल है वो 15 से 20% रहना चाहिए. दैट फाइन मे बी ए फाइन एग्रीगेट यानी रेती, या फाइन मे बी ए सीमेंट और द सीमेंटिशियस मटेरियल, सीमेंट और फ्लाई एश. Fine aggregate which passes the 150 micron CU should be about 3%. ठीक है. 300 माइक्रोन से कम वाला तो 15 से 20% होना चाहिए. 150 माइक्रोन से कम वाला 3% रहना चाहिए. And this material being sand or suitable additive tuff, that is the volcanic tuff or the fly ash or the silica fume or the rice husk ash or the GGBS, so as to provide continuity in grading down to cement fracture. Pumping of lightweight aggregate concrete can be achieved using special admixtures. एकाधे बार हमारे को कुछ हमारे डेकोरेटिव कंक्रीट के लिए, है ना, आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए लाइटवेट एग्रीगेट हम यूज करते हैं, तो कैन बी यूज विद स्पेशल एडमिक्सचर, क्योंकि लाइटवेट एग्रीगेट हल्के रहते हैं तो वो बहुत कम प्रेशर में जल्दी आगे निकलते हैं, फास्ट पंपिंग होता है. सो टू ओवरकम दिस पंपिंग, ओवर पंपिंग और मोर पंपिंग प्रॉब्लम, loss of the problems of loss of workability due to high water absorption of the porous material. Air entrained concrete is usually pumped only over short distances of about 45 meters because entrained air becomes compressed and loss of workability results. Okay friends, so today we will take the break here. We will stop here because you have a certain program later on. And the next time we will start with our remaining part of this unit, that is the shrinkage and the creep, the two properties, very important properties of the concrete.